कल हम लोग लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक देख रहे थे। पहला कारण देखे थे वाष्पीकरण का प्रभाव। दूसरा कारण लिखिए समुद्री जलधारा। दूसरा कारण लिखिए समुद्री जलधारा। लिखिए कि जलधाराएं समुद्री जलों को एक स्थान से दूसरे स्थान जलधाराएं समुद्री जलधाराएं समुद्री जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। देखिए गर्म जलधाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाती हैं। उच्च अक्षांश की ओर जाती हैं। गर्म जलधाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाती हैं। लिखिए इनकी लवणता अधिक होती है अतः ये जिन प्रदेशों में जाती हैं वहां की लवणता में वृद्धि करती हैं। देखिए इसके विपरीत ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आती हैं। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आती हैं। लिखिए इन जलधाराओं की लवणता औसतन कम होता है। इसलिए ये जिन प्रदेशों में जाती हैं वहां लवणता कम हो जाती है। देखिए ये जो सागर हैं ये जो सागर है ये आपका अटलांटिक ओशन, सागर का जो पानी है
सागर का जो पानी है, देखिए कल बताए थे ये बीच वाला लाइन भूमध्य रेखा, तो ये उत्तरी अटलांटिक हो गया और ये दक्षिणी अटलांटिक हो गया। सागर का पानी ऐसे घूमते रहता है, ऊपर में ऐसे चक्कर खाता है, नीचे से ऊपर जाता है और फिर घूमकर नीचे आता है, पूरा ये सर्किल बनाता है। इसी को ओशन करेंट्स कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का, देखिए सिलेबस में लिखवाए थे ना, जलधाराएं, सब पढ़ना है। नदी के जैसा लगभग 1000-1500 किलोमीटर के चौड़ाई में ये पानी ऐसे घूमते रहता है, समुद्र का पानी। इसी को कहते हैं जलधाराएं। उत्तरी गोलार्ध में ऐसे और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे। तो अब देखिए इस क्षेत्र में आप जानते हैं विषुवतरेखीय क्षेत्र या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कल पढ़ाए थे कि यहाँ वाष्पीकरण ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ सैलिनिटी अधिक होती है। तो ये जब पानी ऊपर जाएगा तो इस इलाके की सैलिनिटी बढ़ाएगा, और अब ये ऊपर आते आते ठंडी हो जाती है, और साथ में ऊपर से पिघला हुआ बर्फ का पानी आता है, तो वो प्योर वाटर होता है, उसकी सैलिनिटी बहुत कम होती है। तो वो जब नीचे आता है तो सैलिनिटी को कम कर देता है। अगर ऐसे भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछे कि मान लीजिए ये अटलांटिक ओशन है, तो इसमें सैलिनिटी किधर ज्यादा होगी, तो अटलांटिक ओशन के पश्चिमी भाग में यहाँ गर्म जलधारा है, इसलिए सैलिनिटी ज्यादा होगी, और पूर्वी भाग में ठंडी जलधारा है तो सैलिनिटी कम। ठीक है, चलिए अभी ओशन करंट से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये एक पॉइंट आपका छूट गया, 2-3 लाइन है ना, तो उसको छोड़ के आगे लिखिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, बर्फ का पिघलना। तीसरा पॉइंट है बर्फ का पिघलना। लिखिए उच्च अक्षांश क्षेत्रों में बर्फों के पिघलने से लवणता में कमी आती है। उच्च अक्षांश क्षेत्रों का मतलब, देखिए कल बताए थे कि ये जो लाइन है, ये सब सर्किल बनाया गया है, इसको लैटिट्यूड कहते हैं। तो इसमें जो इसका नामकरण किया गया है, बीच वाले को 0 डिग्री, बीच वाले को 0 डिग्री, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे 1 2 3 बढ़ता जाएगा, और लास्ट में कितना, 90 डिग्री। ऊपर में है तो इसको 90 डिग्री नॉर्थ, और नीचे में है तो इसको कहेंगे साउथ है। 1 2 3 60 ऐसे करके 90 डिग्री साउथ है। तो वैल्यू बढ़ रहा है, 0 से हम लोग कहां तक जा रहे हैं, 90 तक वैल्यू बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसको कहते हैं हाई लैटिट्यूड्स, और भूमध्यरेखीय क्षेत्र है इसको कहते हैं लो लैटिट्यूड्स। ये भी हाई लैटिट्यूड साउथ पोल होगा। तो देखिए यहाँ दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका है, जहां बर्फ ही बर्फ है, तो इसके आसपास समुद्री जो जल है उसकी सैलिनिटी कम होगी। उसी तरीके से जो नॉर्थ पोल है वहां भी बर्फ ही बर्फ है, तो यहां भी सैलिनिटी कम होती है।
देखिए ये है सऊदी अरबिया, देख रहे हैं ना। अरबियन कंट्री में पानी की समस्या है, पीने की पानी की समस्या है, चूंकि मरुस्थल है इसलिए यहाँ वर्षा नहीं होती है। तो ये लोग कभी कभी समाचार में आता है कि यहाँ से अंटार्कटिका से बड़ा बड़ा बर्फ का टुकड़ा खींच के ले जाते हैं। अब पता ना कैसे ले जाता है, जहाज से। आइए तो देखें, जिन प्रदेशों में बर्फ पिघलते हैं वहां सैलिनिटी कम होती है। एक मिनट, अगला पॉइंट लिखिए, नदियों द्वारा लाया गया स्वच्छ जल। नदियों द्वारा लाया गया स्वच्छ जल। हाँ, नंबर 4 लिखिए, नदियों के मुहाने वाले माउथ ऑफ द रिवर। नदियों के मुहाने वाले सागरीय क्षेत्रों में लवणता कम पाई जाती है। देखिए ये नदियां अपने साथ स्वच्छ जल लाती हैं, इसलिए लवणता में कमी आती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, सुनिए, देखिए ये है आपका बे ऑफ बंगाल और ये है अरबियन सी। ये है अरबियन सी, वहां देखिए या यहां देखिए। देखिए ये इंडिया के पूरब में ये बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर। अब आपसे पूछा जाएगा, आप कुछ नहीं जानते कि दोनों में से किसकी सैलिनिटी ज्यादा है, बंगाल की खाड़ी का कि अरबियन सी का। तो अरबियन सी का सैलिनिटी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अरबियन सी में आप देख रहे हैं कि बड़ी नदी के तौर पर कोई नदी ही नहीं है। एक है ऊपर में पाकिस्तान में, यहाँ तो सिंधु नदी है, और इंडिया में पश्चिमी घाट पर जो भी नदियां हैं सब छोटी छोटी हैं। और जबकि इंडिया की सभी प्रमुख नदियां गंगा, महानदी, कृष्णा, ये हाँ कृष्णा, ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसके अलावा अन्य भी जितनी नदियां हैं सब पूरब की ओर गिर रही हैं, सब पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिर रही। इसके अलावा वो जो म्यांमार है, यहाँ से इरावदी नदी आ रही है ना, इरावदी, सैलविन, छिंदविन, ये सब नदियां हैं। तो इसके वजह से जो बंगाल की खाड़ी है उसमें रिवर वाटर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और जबकि अरबियन सी में इंडिया में तो है ही नहीं, इंडिया में भी जो नदियां हैं बहुत छोटी छोटी है, और उधर ईरान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, इधर तो वर्षा ही नहीं होती है, तो उधर कोई नदी ही नहीं है, इधर कोई नदी नहीं है। तो अरब सागर में वैसी गिरने वाली कोई भी बड़ी नदी नहीं है। अतः बंगाल के खाड़ी की अपेक्षा अरबियन सी का सैलिनिटी अधिक होता है। ठीक है, चलिए
लिख लीजिए। जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा, जैसे बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर की लवणता अधिक होती है। क्यों होती है समझ गए? लिखिए, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में कई बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण नदियां गिरती हैं, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियों की संख्या बहुत कम है। अरब सागर में मिलने वाली या गिरने वाली नदियों की संख्या बहुत कम है। अब आप लोग जब मैपिंग करेंगे तो बताइए, तो रेड सी या ब्लैक सी, दोनों में से सैलिनिटी किसकी ज्यादा होगी? अभी रिवर चूंकि आप लोग देखे नहीं है, नहीं? अच्छा, इसके बाद ना, चलो रुको, रिवर का मैपिंग कराएंगे। रिवर दिखलाए थे ना, एक बार दिखलाए थे कौन नदी कहाँ है, तो फिर दिखला देंगे। तो रेड सी के आसपास कोई नदी ही नहीं है, और जबकि ब्लैक सी में बहुत सारी नदियां गिरती हैं। 5D। तो इस वजह से रेड सी की सैलिनिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ कोई नदी नहीं है, केवल इवेपोरेशन हो रहा है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट बढ़ता जा रहा है। आगे लिखिए। अगला है तटीय आकृति, कोस्टल टोपोग्राफी या कोस्टल फीचर्स। तट कैसा है? पांचवा पॉइंट, तटीय स्थलाकृति। लिखिए, यदि तट रेखा सीधी हो तो तट रेखा सीधी हो तो लवणता का मिश्रण हो जाने से सैलिनिटी कम हो जाती है। लवणता का मिश्रण हो जाने से लवणता कम हो जाती है, परंतु बंद तट रेखा वाले सागरीय क्षेत्रों में लवणता का प्रभाव अधिक होता है। देखिए, इंडिया का जो पूर्वी तट है वो लगभग स्मूथ है, ज्यादा उबड़ खाबड़ किनारा नहीं है, तो अच्छे से मिक्सिंग होता है। और जबकि पश्चिमी तट जो है बड़ा उबड़ खाबड़ है, क्लिफ है, पहाड़ है, पानी अंदर घुसा हुआ है। तो जो पानी अंदर घुसा हुआ है उसमें अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो पाता है, एक बार जाके पानी फंस गया तो फंस। तो इसमें सैलिनिटी ज्यादा हो जाएगी और इसमें सैलिनिटी
कम हो जाएगी। अगला पॉइंट लिखिए, ज्वालामुखी पदार्थ। अगला पॉइंट, ज्वालामुखी पदार्थ। लिखिए, ये हालांकि ज्वालामुखी पदार्थ है, बहुत कम मात्रा में प्रभावित करने वाला है। लिखिए, ज्वालामुखी पदार्थों में लवणता की मात्रा होती है, अतः लवणता की मात्रा अधिक होती है, अतः ज्वालामुखी उद्गार वाले क्षेत्रों में सागरीय लवणता अधिक होती है। ज्वालामुखी उद्गार वाले क्षेत्रों में सागरीय लवणता अधिक होती है। तो ये बहुत माइनर है। समुद्र के किनारे किनारे जहां जहां वेल्कोनो है, वहां वहां ये थोड़ा बहुत प्रभावित करते हैं, ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। अगला लिखिए, ये भी ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, छोटा पॉइंट है, वायु दाब का प्रभाव, एयर प्रेशर। वायु दाब का प्रभाव, एयर प्रेशर। लिखिए, वायु के अधिक दबाव के कारण वायु के अधिक दबाव के कारण जल नीचे बैठता है, अतः इसको भरने के लिए जल धाराएं चलती हैं। अतः इसको भरने के लिए जल धाराएं चलती हैं। लिखिए, इससे लवणता की मात्रा प्रभावित होती है। मेंस में लगभग यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं सैलिनिटी पर, तो हम तो बहुत लिखवा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अब इसमें से मेन चीज लिखना रहेगा। अब लिखिए, ये तो देखिए हम लोग है लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब लिखिए, लवणता का क्षैतिज वितरण, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो महासागर हैं, ये जो महासागर हैं, इसमें सैलिनिटी कहाँ ज्यादा पाई जाती है और कहाँ कम पाई जाती है और क्यों। लिखिए कि लवणता के क्षैतिज वितरण के दृष्टि से, लवणता के क्षैतिज वितरण की दृष्टि से महासागरीय क्षेत्रों को
महासागरीय क्षेत्रों को चार भागों में बांट सकते हैं। चार भागों में बांट सकते हैं। लिखिए, पहला अत्यधिक लवणता के क्षेत्र। अत्यधिक लवणता के क्षेत्र, हाइफन देके लिखिएगा कि 40/1000 से अधिक। आप लोग पढ़े थे ओशन वाटर की एवरेज सैलिनिटी 35 है। ओशन वाटर की एवरेज सैलिनिटी कितनी है? कल पढ़े थे 35। मतलब 1 किलोग्राम में 35 ग्राम नमक रहता है औसतन। तो जिन प्रदेशों में इससे अधिक मिलेगा उसको उच्च लवणता के क्षेत्र कहेंगे। दूसरा लिखिए, नहीं 40 वाला हो गया अत्यधिक। दूसरा लिखिए उच्च लवणता के क्षेत्र, इसमें है 30 से 40 है। उच्च लवणता के क्षेत्र 30 से 40। तीसरा लिखिए निम्न लवणता के क्षेत्र 20 से 30। निम्न में लो। और चौथा न्यून, वेरी लो। न्यून लवणता के क्षेत्र 20 से कम। तो 20 से कम, 20 से 30, 30 से 40, 40 से अधिक। वेरी लो में हो गया 20 से कम, फिर हो गया 20 से 30, 30 से 40 और 40 से अधिक। लिखिए, पहला अत्यधिक लवणता के क्षेत्र में लिखिए ये कहां कहां पाए जाते हैं। लिखिए, ये क्षेत्र मुख्यतः उष्ण कटिबंध के बंद सागर या झील है। तो आकाश, ये उष्ण कटिबंध क्या होता है? वेरी गुड। देखिए, मानचित्र पर कल बताए थे आप लोगों को, ये है 0 डिग्री बीचों बीच, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जिसको कर्क रेखा कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री साउथ जिसको मकर रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच वाले इलाका को उष्ण कटिबंध कहते हैं, ट्रॉपिकल एरिया। आदित्य तुम बताओ, इसको ट्रॉपिकल एरिया क्यों कहते हैं? इसकी क्या खासियत है? हाँ, वेरी गुड।
एकदम सही। देखिए ये विषुवत रेखा के आसपास का एरिया है। इस बेल्ट में सूर्य की किरणें सालों भर लगभग सीधी पड़ती है, लगभग सीधी, पूरी सीधी नहीं। अपने को फील करिए, हम लोग यहां हैं, सासाराम कितने डिग्री लैटिट्यूड पर है? सासाराम कितने डिग्री लैटिट्यूड पर है? देखिए, नहीं, लगभग 24 डिग्री। देखो देखो मोबाइल में देखो, 24 है, 24 पॉइंट कुछ है। तो हम 24 न कह रहे हैं, 23.5 नीचे हो गया, तो हम 24 कह रहे हैं, तो 24 ऊपर न होगा? देखो ना भाई, 24 पॉइंट कुछ है, कितना है? 25 है, तो 25 से कम है, तो 24 से थोड़ा ज्यादा है, तो कितना है एग्जैक्ट बोलो? 24.95, तो लगभग 25 डिग्री। तो हम लोग 25 डिग्री पर हैं नॉर्थ पे। देखिए 25 डिग्री नॉर्थ कहने का मतलब है ये 0 डिग्री, ये जो सर्किल बनेगा अब इसके पैरेलल ऐसे सर्किल बनाते जाएंगे टोपी जैसा, तो बनाते बनाते ये सर्किल एकदम छोटा होगा, ये सर्किल उससे भी छोटा होगा, होगा कि नहीं? और यहाँ आके पॉइंट हो जाएगा, तो 25 डिग्री वाला लगभग ये सर्किल हो जाएगा इससे, है ना? तो देखिए इंडिया के बराबरी पर कौन कौन है यहाँ? चीन, फिर अमेरिका, है ना? अब फिर ये अफ्रीका वाला सब देश है, फिर ऐसे, तो ये सब बराबर है। आप लोग इंडिया में फील करते हैं, सासाराम में जहां है, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है क्या? आ चुका है 22 जून को या 23 जून को, अभी कितना है? अभी 1-1.5 महीना टाइम है, अभी मई है, कितना मई है आज? 13 मई। 23 जून को, 22 या 23 जून को सूर्य एकदम इस पर लंबवत होगा 23.5 डिग्री पर, एकदम इस पर सूर्य का प्रकाश सीधा गिरेगा। तो इस पर सीधा गिरेगा का मतलब, मान लीजिए इस पर सीधा गिरेगा यहाँ, इसका मतलब कि बाकी सभी जगह तिरछा गिरेगा, बाकी सभी जगह तिरछा गिरेगा। और जैसे जैसे यहां से दूर बढ़ेंगे झुकाव बढ़ता चला जाएगा, है ना? तो ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, इसमें सूर्य की किरणें का झुकाव लगभग हमेशा इसके बाहर वाले क्षेत्रों से ज्यादा होता है, इसलिए इस प्रदेश में गर्मी काफी पड़ती है। इस प्रदेश के बाहर निकलेंगे हम लोग तो गर्मी धीरे 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 कम होती जाएगी। ये हाई लैटिट्यूड्स के जो एरिया हैं ऊपर वाले, यहां सूर्य का किरण हमेशा तिरछा गिरता है, तो यहां कभी गर्मी नहीं होती है, यहां सालों भर ठंड ही रहता है। यही कारण है कि ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, इस पर हमेशा बर्फ जमा रहता है। सूर्य का प्रकाश ऐसे आता है तो ये ऐसे इसको पार कर जाता है, इस पर पड़ता ही नहीं है, या पड़ता भी है तो एकदम झुका हुआ पड़ता है। जैसे हम लोगों के यहाँ ठंड के मौसम में होता है ना, सुबह के समय एकदम जैसा लालिमा रहता है, वैसा यहाँ सालों भर रहता है, यहाँ सूर्य कभी ऊपर आएगा ही नहीं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चूंकि गर्मी पड़ती है लगभग सालों भर,
इसलिए यहाँ वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। और आप लोग पढ़े हैं कि जब वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो सैलिनिटी अधिक पाई जाएगी, पानी भाप बन बन के उड़ेगा, तो पानी तो नमक तो उसी तालाब में या सागर में फंसा रह जाएगा। लिखिए, ये क्षेत्र मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय बंद सागर या झील है। यहां तक हो गए ना। बंद सागर या झील है का मतलब कि सागर से कटा हुआ है। तो ट्रॉपिकल एरिया में अभी दिखलाएंगे कि कौन कौन है। कुछ तो इसके बाहर भी है जहां की सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, कुछ इसके बाहर भी है, और जो हाईएस्ट सैलिनिटी वाला है वो तो बाहर ही है। तुर्की देख रहे हैं, देखिए ये रहा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना। और ये रहा तुर्की, ये रहा तुर्की। यहीं पर है लेक वान गोलू, तुर्की में यहीं पर है लेक वान गोलू, हाईएस्ट सैलिनिटी, हाईएस्ट सैलिनिटी। दूसरा है, अभी लिखवाएंगे नाम, देखिए यहां पे है ग्रेट साल्ट लेक, यूएसए में। देखिए 23.5 डिग्री वाला लाइन ये है, जबकि ये यहाँ है। चूंकि वो क्लोज्ड सी है, झील है, पानी बाहर निकलता नहीं है, इसलिए वहां है ग्रेट साल्ट लेक। और आपके बीपीएससी में जो आया था इस बार डेड सी, ये तीनों टॉप 3 हैं, ये तीनों टॉप 3 है। डेड सी यहाँ पे है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में। तो लिखिए, नाम लिखवाएंगे अभी सबका। लिखिए, ये वो क्षेत्र हैं जहां वाष्पीकरण का तीव्र प्रभाव होता है। वाष्पीकरण का तीव्र प्रभाव होता है तथा वाष्पीकरण के अनुपात में जल की आपूर्ति नहीं होती है। और ऐसी स्थिति में लवणता के अनुपात में वृद्धि होती है। लवणता के अनुपात में वृद्धि होती है। लिखिए, इस प्रकार के लवण प्रधान क्षेत्र, इस प्रकार के लवण प्रधान क्षेत्र मरुस्थलीय मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। देखिए, टर्की के वान झील, टर्की के वान झील
में सर्वाधिक लवणता 330 प्रति हजार पाई जाती है। एटलस निकालिए, आप लोग अपना एटलस निकालिए और लेकवान देखिए। आप लोग अपना अपना एटलस निकालिए। इसके पश्चात मृत सागर में 240 तथा ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में 220 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। लवणता पाई जाती है। देखिए ये डेड सी जो अभी आया था बीपीएससी में, अभी जूम कर रहे हैं, देखिएगा इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे। पहले ले चलते हैं, दिखलाते हैं कहाँ है। देखिए यहाँ है, ये रहा आपका एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, यहीं पर है डेड सी, देखिएगा। हाँ देखिए ये, और एकदम अब भर गया। देखिए ये छोटा सा है। हाँ है ना, ये हो गया जॉर्डन और ये हो गया इजराइल। अभी बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा था कि डेड सी किन देशों से घिरा है, यही क्वेश्चन था ना। है डेड सी आए किसकी सीमा नहीं लगती है। तो देखिए ये है इजराइल, इजराइल यहां तक है, ये पीला वाला लाइन है ना, यहां तक। इसमें ही बनाया है वेस्ट बैंक। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था, वेस्ट बैंक किसका हिस्सा है। तो वेस्ट बैंक किसका हिस्सा है, इजराइल का। हमेशा यहाँ युद्ध छिड़ा रहता है, देखिए इसीलिए इसको लाल से बनाया है। और ये गाजा स्ट्रिप भी पूछता है कि कहाँ है, यहाँ भी युद्ध छिड़ा रहता है हमेशा। तो वेस्ट बैंक में और गाजा स्ट्रिप में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, और ये जो इजराइल दिखला रहा है इसमें यहूदियों की संख्या ज्यादा है। और इसी में ये है जेरूसलम, इसी पर कब्जा जमाने के लिए ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। और ये है आपका डेड सी। देखिए डेड सी ऐसा सी है जिसका वाटर लेवल ओशन लेवल से भी नीचे है। देखिए ओशन लेवल यहाँ है, और देख रहे हैं इसका पानी एकदम नीचे गहरा है। क्यों, क्योंकि यहाँ इनकमिंग से ज्यादा आउटगोइंग है। रिवर ये सब मरुस्थल है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो पानी आता कम है और इवेपोरेशन ज्यादा होता है, इसलिए इसका जो वाटर लेवल है सी लेवल से भी नीचे है। और ये सब जो लेक है कि इसमें अगर कोई चाहे कि जाके आत्महत्या कर ले तो नहीं होगा, डूबेगा ही नहीं। जैसी छलांग लगाएगा जाएगा, पानी फेंक देगा बाहर। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई है, डेंसिटी हाई है।
और कोई भी चीज कब डूबता है? जब उसकी डेंसिटी ज्यादा हो। आगे देखिए, ये रहा आपका डेड सी। आगे ले चलते हैं, देखिए ग्रेट साल्ट लेक। देखिए ये अफ्रीका महादेश, ई सालू इसमें सदब दिखला हो फिर नहीं आएगा, है ना? हाँ देखो, इसमें देखने से समझ में आएगा। देखो ये साउथ अमेरिका और ये इसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका। देखो अभी उलट गया है, इसको सीधा करते हैं। ये एन जो है एकदम ऊपर रहना चाहिए, तब एकदम सीधा नॉर्थ हुआ। अगर वो घूम गया तो इसका मतलब कि नॉर्थ किधर चला गया? उधर चला गया जिधर ये एन रहेगा। तो देखते समय ध्यान देना। अब देखिए ये ग्रेट साल्ट लेक यही है कहीं। हाँ कहाँ है, कहाँ है? हाँ ये रहा, ये रहा। देखो नेवादा में, ये इसका नेवादा स्टेट है ना? दिखाई दे रहा है ना? यही होगा। एटलस में देखो तो नेवादा में ही है ना ग्रेट साल्ट लेक, यही होगा। नहीं तो क्या लिखा है? पिरामिड लेक। ये पिरामिड लेक है, ये ग्रेट साल्ट लेक नहीं है, लेकिन है यहीं पर। ये वाला नहीं ना है। नेवादा में कि उठाह में है? उठाह में है ना? साउथ लेक उठाह कह रहे कि क्या? तो ये रहा नेवादा, इसके ऊपर ना उठा है ओरेगन, नेवादा। उठा कौन है? ये है, ये वाला है क्या? ये बड़ा सा है। हाँ देखो साल्ट लेक सिटी, ग्रेट साल्ट लेक उठाह में है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, उठाह यूएसए। उठाह क्या है? वहां का राज्य है। और देखिए यही है रॉकी पर्वत। देखिए माउस देखिए, ये है रॉकी पर्वत, तो उसी के जस्ट नीचे है ये। रॉकी पर्वत बहुत चौड़ा है, जैसे हम लोग को क्या है हिमालय है ना, वैसे है ये रॉकी पर्वत। और ये सब स्टेट मरुस्थल है, ये मरुस्थल है, ये नीचे मरुस्थल मरु। देखिए ये एरिजोना, ये भी मरुस्थल है। ये सब ये इलाका मरुस्थल है। लॉस एंजिल्स का नाम सुने हैं? देखिए यही रहा लॉस एंजिल्स। क्यों फेमस है लॉस एंजिल्स? हाँ हॉलीवुड यहीं पे है। हॉलीवुड यहीं पर आपका ऑस्कर प्राइज दिया जाता है। लॉस एंजिल्स, लॉस वेगास, सब यहीं पे है। चलिए आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। लिखिए, कि हाँ
लाल सागर, इसके अतिरिक्त लाल सागर, कॉमा फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ, और कैस्पियन सागर में या कैस्पियन सागर के दक्षिणी भाग में, ऊपर में तो कुछ नदियां मिलती हैं, दक्षिणी भाग में, कैस्पियन सागर के दक्षिणी भाग में और छूटिए क्या हो, हाँ, लवणता की मात्रा 40 से अधिक होती है या है। देखिए भूमध्य सागर में अफ्रीकी तट के किनारे भूमध्य सागर में अफ्रीकी तट के किनारे तथा जिब्राल्टर की खाड़ी के पास, जिब्राल्टर की खाड़ी के पास अत्यधिक लवणता पाई जाती है। चलिए अब लिखिए अधिक, दूसरा अधिक लवणता के क्षेत्र, अधिक लवणता के क्षेत्र, लिखिए इसके अंतर्गत भी मुख्यतः उष्ण और उपोष्ण अक्षांश के क्षेत्र, इसके अंतर्गत भी मुख्यतः उष्ण और उपोष्ण अक्षांश के क्षेत्र आते हैं। सुनिए, इधर सुनिए, देखिए उष्ण 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का इलाका हो गया उष्ण, और उपोष्ण सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल 23.5 डिग्री के जस्ट बाद वाला क्षेत्र, मतलब 30 डिग्री आसपास तक का क्षेत्र, इतना पतला पट्टी ट्रॉपिकल एरिया से जैसे पार करेंगे, जो एरिया सटा हुआ है उसी को कहते हैं सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण। आगे लिखिए, उष्ण और उपोष्ण अक्षांश के क्षेत्र आते हैं। लिखिए भौगोलिक वितरण की दृष्टि से सभी महासागरों के 30 डिग्री अक्षांशों तक भौगोलिक वितरण के दृष्टि से सभी महासागरों के 30 डिग्री अक्षांशों तक ब्रैकेट में लिखिएगा विषुवत रेखीय क्षेत्र छोड़कर,
विषुवत-रेखीय क्षेत्र छोड़कर। ब्रैकेट बंद। लवणता की मात्रा उच्च होती है पैराग्राफ चेंज करिएगा, लिखिए अधिक लवणता की मात्रा उच्च अक्षांशों में भी उच्च नहीं, मध्य लिखिए, मध्य अक्षांशों में भी देखने को मिलती है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मुख्यतः 45 से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच। चलिए अब लिखिए तीसरा, निम्न लवणता के क्षेत्र। निम्न में 20 से 30 है ना, और न्यून में 20 से कम। निम्न लवणता के क्षेत्र लिखिए, इसके अंतर्गत दो क्षेत्र आते हैं। इसके अंतर्गत दो क्षेत्र आते हैं। पहला भूमध्य रेखीय क्षेत्र, देखिए 0 डिग्री वाला इलाका। क्यों यहाँ सैलिनिटी कम पाई जाती है? तो कल बताए थे कि यहाँ सालों भर वर्षा होती है, तो फ्रेश वाटर का सप्लाई बना हुआ है, इसलिए सैलिनिटी कम। लिखिए। और दूसरा 30 से 45 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ नदियां काफी हैं। अब लिखिए अति न्यून लवणता वाले क्षेत्र। अति न्यून लवणता वाले क्षेत्र, लिखिए इसके अंतर्गत उच्च अक्षांश के क्षेत्र आते हैं। क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण का प्रभाव न्यून है, यानी बहुत कम वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पीकरण का प्रभाव न्यून है, और इसके साथ ही
यहाँ बर्फ के पिघलने से यहाँ बर्फ के पिघलने से स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है। देखिए सबसे कम लवणता गल्फ ऑफ बोथनिया की खाड़ी में पाई जाती है। वहां आसपास जितना सब लेक सी का नाम है, इस सब में सैलिनिटी कम होगा। लिख लीजिए कि सबसे कम लवणता बोथनिया की खाड़ी में पाई जाती है। अच्छा, मान लीजिए, देखिए ऊपर देखिए, हडसन बे और उसके बगल में कौन है? लेब्राडोर सी। हडसन बे और लेब्राडोर सी, दोनों में से किसमें सैलिनिटी कम होगी? अपना अपना आंसर बताइए, कारण भी पूछेंगे। दोनों में से किसमें सैलिनिटी कम होगी? ये दिखाओ सालू, देखो इधर 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 इधर, ये रहा हडसन बे और ये लेब्राडोर सी ऊपर में नॉर्थ अमेरिका में। तो किसमें सैलिनिटी कम होगी और क्यों? तर्क बताना है। सब लोग अपना अपना तर्क देंगे। चलो विशाल स्टार्ट करो, बताओ। हाँ हाँ लगभग सेम लैटिट्यूड है। हाँ, और ये क्लोज है और ये ओपन है। अच्छा, इसलिए इसमें सैलिनिटी ज्यादा होगी, इसके कंपैरिजन में हडसन में सैलिनिटी ज्यादा होगी लेब्राडोर की कंपैरिजन। तुम बताओ नंदा। तुम्हारा कहना है कि लेब्राडोर में कम होगा, नहीं हडसन में कम होगा और लेब्राडोर, हडसन में सैलिनिटी ज्यादा होगी। अच्छा चलो ठीक है, और लेब्राडोर में? ठीक है, सबका यही है। अंकित बताओ क्यों? और कोई है अलग इससे हटके? आकाश, किधर, इधर की उधर? लेब्राडोर में कम, हडसन में ज्यादा। आदित्य तुम्हारा? अच्छा, तुम्हारा हडसन में कम लग रहा है और लेब्राडोर में ज्यादा लग रहा है। क्या हो सकीना? लेब्राडोर में ज्यादा होगी या पे हीट करंट है। हाँ हाँ हाँ, चलिए सदप। ये चलो तुम बता, उधर कहाँ पूछने? हाँ, हडसन बे में ज्यादा होगा कि कम होगा? किधर हो, ऊ टीम में हो कि ई टीम में हो, ये बता। अच्छा, अपना बताओ तो। हडसन बे में सैलिनिटी ज्यादा होगा। तो देखिए नियमता है, हडसन बे की सैलिनिटी कम होगी क्योंकि चारों तरफ ना बर्फ से घिरा हुआ है, ये सब बर्फीला इलाका है। ये सब क्या है? दूसरा चीज कि क्लोज सी नहीं है। क्लोज सी कैस्पियन है कि बंद है, कि पानी बाहर नहीं निकलता। अब इतना बड़ा खुला है, अब क्या खुलेगा?
ये क्लोज सी है। क्लोज सी का मतलब पूरी तरह बंद है। बताए थे ना कि कैस्पियन क्लोज है, ब्लैक ओपन है। ब्लैक उससे ज्यादा ना बंद दिख रहा है, लेकिन ब्लैक सी क्लोज सी नहीं है, क्योंकि उसका पानी निकलने का, बाहर निकलने का रास्ता है। तो दूसरी चीज, हडसन में बर्फ का पिघला हुआ स्वच्छ पानी आ रहा है हमेशा, और लेब्राडोर सी में इधर से गल्फ स्ट्रीम जा रहा है, नीचे से गल्फ स्ट्रीम ले जा रहा है गर्म पानी, तो उसकी सैलिनिटी ज्यादा होती है। तो हडसन की सैलिनिटी कम होगी और लेब्राडोर की सैलिनिटी ज्यादा होगी। यहाँ मिक्सिंग हो रहा है, वहां मिक्सिंग भी नहीं हो रहा है, लगातार फ्रेश पानी केवल गिर रहा है और वही बाहर निकलेगा। बहुत सारी नदियां लाइन से गिरती हैं यहाँ, देखो एटलस में देखो कितना नदी है, सब है ना, और सब फ्रेश, सब बर्फ का पानी है, एकदम फ्रेश पानी है। तो चलिए आइए, तो थोड़ा सा और बचा है, एक पैराग्राफ लिख ही लीजिए, आज ये टॉपिक खत्म कर देते हैं। इसी टाइप से सोचिएगा, कुछ सागर का नाम लिख लीजिए यहाँ, जहाँ की सैलिनिटी कम पाई जाती है, लिखिए। ये सब ना स्पेशली यूपीएससी में जब ऑप्शनल पेपर होता था, एक प्री में 2009 से पहले, 2009 से पहले यूपीएससी में एक ऑप्शनल पेपर होता था, तो जिसका जो सब्जेक्ट रहता था, अब हम लोग का ज्योग्राफी था, तो उस पे ना एकदम बकायदा मास्टरी करना पड़ता था। ऐसा क्वेश्चन देता था कि बुक से कम बनता था और अपने रीजनिंग से, कॉन्सेप्ट से ही सब बनता था, तो ऐसी कंपैरिजन करता था सब। लिखिए, कुछ सागर का नाम लिख लीजिए, कौन कौन है। क्या छोड़ो, लिखवा न दिए, ऊपर वाला सब नाम आ जाएगा। चलिए अब लिखिए, लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण, छोटा है, 2-4 लाइन है, लिख लीजिए। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। तो अभी तक तो हम लोग इधर देखिए, ग्लोब के ऊपर ऊपर घूम रहे थे, है ना। अब क्या करेंगे, वर्टिकल, समुद्र के अंदर जाएंगे, समुद्र के अंदर जाएंगे। तो सुनिए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत भिन्नता है। देखिए, यहां जाएंगे अंदर तो कुछ और पैटर्न मिलेगा, यहां अंदर जाएंगे तो कुछ और पैटर्न मिलेगा, यहां अंदर जाएंगे कुछ और पैटर्न मिलेगा। यानी कि हर जगह जब अंदर जाते हैं तो एक अलग पैटर्न मिलता है, एक अलग पैटर्न मिलता है। लेकिन ओवरऑल ये है कि जैसे जैसे अंदर जाएंगे सैलिनिटी घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि भारी पानी कहाँ रहता है? नीचे। सैलिनिटी बढ़ेगी क्योंकि भारी पानी नीचे रहेगा। तो सैलिनिटी जब ज्यादा होगा तो उसका वजन ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा, और सैलिनिटी कम होगा तो डेंसिटी उसका कम होगा। तो ऊपर में कम डेंसिटी वाला और नीचे में हाई डेंसिटी वाला। कहीं कहीं होता क्या है, जैसे कुछ कुछ एरिया में ऊपर में तो हाई सैलिनिटी है, लेकिन अंदर जब जाएंगे तो कुछ दूर पर लो सैलिनिटी मिलेगा और फिर उसके अंदर बढ़ता चला जाएगा। एनसीईआरटी है आप लोगों के पास?
11th क्लास वाली, चाहे सबिंदर सिंह निकालो तो फिगर दिया होगा, इसका ग्राफ दिया है। देखिए यही है हेलोक्लाइन। इसको देखिए, इस वाले फिगर को, देखिए एक क्षेत्र आता है जिसे ऊपर में लो सैलिनिटी, एक क्षेत्र आता है जिसमें सैलिनिटी में अचानक से वृद्धि होगी और फिर धीरे धीरे नॉर्मली बढ़े, माने उस पे रुकेगा। देखिए ये ग्राफ क्या दिखला रहा है, अच्छा ये थर्मोक्लाइन जोन है। देखिए ये ग्राफ दिखला रहा है कि अच्छा ये वाला टेम्परेचर है ना, ब्लू वाला, अच्छा ये तो डेंसिटी दूसरे इसका है, ये सैलिनिटी। देखिए दिखला रहा है सैलिनिटी ना, कि ऊपर से जब कुछ गहराई पर आते हैं तो सैलिनिटी धीरे धीरे बढ़ती है, और उसके बाद एक क्षेत्र आता है कि सैलिनिटी अचानक बढ़ रही है, सैलिनिटी अचानक बढ़ रही है, और फिर नीचे धीरे 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 कुछ क्षेत्र होता है कि जहां कम होता है, और कुछ क्षेत्र रहता है कि वहां पे कांस्टेंट रहता है। तो यही जहां सैलिनिटी में तीव्र वृद्धि हो रही है, ये तो ये अलग अलग लेटीट्यूड पर अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्र में अपना अलग अलग है। कल हम दिखलाएंगे, रुकिए। तो ये सब जो ग्राफ है सैलिनिटी को दर्शा रहा है कि कहाँ कितना साल्ट पाया जाता है। आर्कटिक हेलोक्लाइन मतलब ये ऊपर वाला एरिया है, विषुवत रेखीय अलग रहेगा। चलिए कल लिखा जाएगा, ठीक है, 2-3 लाइन है, कल लिख लिया जाएगा, ठीक है। आज समाप्त करते हैं।